वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलायबिलिटी। कल ही हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया है कि रिलायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअलिटी जो है रिलायबिलिटी को लेके वो आप लोगों की क्लियर नहीं है, तो मैं ये क्लास आज आप लोग की कंडक्ट करवाई है बच्चों। रिलायबिलिटी को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें कि बेसिकली है क्या। तभी प्रैक्टिकल का कोई मतलब होगा, क्योंकि तभी आप निकाल पाओगे, तभी इसको समझ पाओगे और तभी मजा भी आएगा कि हाँ हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को अच्छे से निकाल पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी बेसिकली बेसिकली जो क्वालिटी है, एक मेजर क्वालिटी है, वो किसकी क्वालिटी है? टेस्ट स्कोर्स की। ठीक है, रिलायबिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ टेस्ट स्कोर। कि मतलब कि टेस्ट स्कोर्स में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आज आपको नंबर मिले 100 में से 99, और फिर मैंने दोबारा टेस्ट लिया 5 घंटे बाद, आपको नंबर मिले 40 या 0। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एग्जाम्स लेती हूँ, एक ही सब्जेक्ट का एक ही सैंपल पे, ठीक है, और आपकी बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ जो टेस्ट है वो रिलायबल है और स्कोर्स में रिलायबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, ये जो रिलायबिलिटी है या कंसिस्टेंसी है, हमें रिप्रोडक्टिबिलिटी के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा स्कोर आया और कुछ समय बाद अगर हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, तो हम कहेंगे हाँ कि उसमें रिलायबिलिटी पाई जा रही है। तो बेसिकली जो रिलायबिलिटी है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग टेस्ट स्कोर्स इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ठीक है, आप दो तरह की रिलायबिलिटी है, दो तरह की कंसिस्टेंसी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है? टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, मतलब कि कुछ टाइम बीतने के बाद हमने टेस्ट लिया और 14 दिन बीतने के बाद फिर से टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हम रिलायबिलिटी निकाल रहे हैं या कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन टाइम। टेम्पोरल यानी कि टाइम पे बेस्ड है। ठीक है, जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब किसी टेस्ट की इंटरनल चीजों को अगर हम देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि इंटरनल टेस्ट में कि जो उसकी आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। मतलब कि अगर एक जो हमारा टेस्ट है वो 5 सेट्स में डिवाइडेड है, और पांचों सेट जो हैं उस पे अगर हमने भाई आप पे टेस्ट कराया, 5 सेट हैं, तो हमने पहले सेट ए का आप पे टेस्ट करा, फिर सेट बी का करा, सेट सी का करा, डी का करा। तो चारों टेस्ट हमने आप पे एडमिनिस्टर कर लिए। उसके बाद सेट ए पे तो भाई आपको, और समझ लीजिए कि चारों सेट जो है 30-30 आइटम्स के हैं। 30 में से पहले सेट में तो आपको 30 में से 25 मिल गए, दूसरे में 30 में से 24 मिल गए, फिर 30 में से 22 मिल गए, फिर 30 में से 24 मिल गए। तो अगर आपके ऐसे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तो हम कहेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर आपको पहले सेट पे 30 में से 30 मिले हैं, दूसरे पे 0, तीसरे पे भी 0, चौथे पे फिर आपको 10 मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं पाई जा रही है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, इंटरनल रिलायबिलिटी भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बेस मान के रिलायबिलिटी को चेक करें, कंसिस्टेंसी को चेक करें, दैट इज द इंटरनल कंसिस्टेंसी। और जब हम टाइम को बेस बना के कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, दैट इज द टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसके बेस पे जो हम कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है, इसके बेस पे जो भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ऑफ द टेस्ट। तो ये समझ में आ गया होगा कि रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी बेसिकली किसका मेन क्वालिटी है? हमारे टेस्ट स्कोर्स का, कि टेस्ट स्कोर्स में कितनी कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, कितनी एक्यूरेसी पाई जा रही है। ठीक है, आज तो आपकी साइकोलॉजी में हमने एग्जाम दिया, मिड टर्म में तो आपके साइकोलॉजी में 25 में से 25 आ रहे हैं, पर फाइनल एग्जाम्स में अगर आपके 25 में से 25 ना आके 25 में से 0 आ रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हो, दैट हम मानेंगे कि रिलायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स की बात करें, जहां पे कुछ कुछ कंफ्यूजन हुई थी, टाइप्स क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिलायबिलिटी को। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी यानी कि
टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मेथड में या इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में। एक्सटर्नल या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मेथड में हमारे तीन आते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, स्कोरल रिलायबिलिटी, और इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जिसपे टेस्ट करा है हम लोगों ने कल सिन्हा एंजाइटी जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट था वो हम लोगों ने स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का यूज करके किया था, है ना। दूसरा है रूलन एंड फ्लैटनन फॉर्मूला, पूरे रिचर्डसन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी, क्रॉनबेक अल्फा। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है कि टेम्पोरल में कौन सा आ रहा है, इंटरनल में कौन सा आ रहा है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है इस बार एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मेथड में कौन कौन से रिलायबिलिटी मेथड आ रहे हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में कौन कौन से मेथड्स आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की हम बात करें तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, टेस्ट लिया फिर रिटेस्ट ले लिया हमने, कि हमने भाई एक ही सैंपल पे आज हमने कोई टेस्ट लिया है, जैसे हमने आपका आईक्यू टेस्ट ले लिया, ठीक है, एमए के बच्चों पे हमने आज उनका आईक्यू टेस्ट लिया, फिर 14 दिन बीतने के बाद उन्हीं बच्चों पे सेम सैंपल पे हमने फिर से टेस्ट ले लिया, तो इससे क्या होगा, हमें उन बच्चों का दो स्कोर मिल जाएंगे, उनके बीच में हम कोरिलेशन निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। और समय जो था इसमें समय बेस था हमारा, ठीक है, टाइम जो था हमारा मेन बेस रहा, क्योंकि हमने 14 डेज का टाइम इंटरवल लिया, तो ये कहलाएगा टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 14 डेज के टाइम इंटरवल पे हमने दो बार टेस्ट कराया, ठीक है, आज हमने करा लिया, 14 डेज होने के बाद हमने फिर से टेस्ट ले लिया, तो हमें दो तरह के स्कोर्स मिल जाएंगे बच्चों के, उनके बीच में हम कोरिलेशन देख लेंगे, तो इस तरीके से हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, और हमारा टाइम मेन बेस रहा, क्योंकि टाइम बीतने के बाद ही हमने टेस्ट करा, तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट हमारा निकल आएगा, इसलिए ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी में आती है, या टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मेथड के अंतर्गत आता है टेस्ट टेस्ट मेथड। बिल्कुल नाम से बिल्कुल क्लियर है, जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, टेस्ट लिया फिर हम दोबारा रीटेस्ट लेंगे पर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। पैरेलल फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी दूसरा मेथड है हमारा टेम्पोरल रिलायबिलिटी मेथड के अंतर्गत। पैरेलल फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ये भी बिल्कुल जैसा कि नाम से लग रहा है आपको वैसे के वैसा ही है, कि हम ऐसे जब कोई टेस्ट दो इक्वल फॉर्म्स में डिवाइड होता है, फॉर्म ए फॉर्म बी, हमारी साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें फॉर्म्स होते हैं, कि पहले फॉर्म ए भरा, फिर फॉर्म बी भरा, फिर सी भरा, फिर डी भरा, या दो फॉर्म्स में वो डिवाइडेड होते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें दो फॉर्म्स हैं, दो इक्वल फॉर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट से फॉर्म ए भरवाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद फॉर्म बी भरवाएंगे, तो इस तरीके से हमें दो स्कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उनके बीच में हम पियर्सन आर या कोरिलेशन लगा के देख लेंगे कि रिलायबल है कि नहीं है, और क्या कोरिलेशन पाया जा रहा है उनके बीच में। अगर हम फॉर्म्स को तुरंत भरवा लेते हैं, फॉर्म ए की तुरंत बाद हमने फॉर्म बी भरवा लिया, तो इसे कहेंगे पैरेलल फॉर्म इमीडिएट, और अगर हम 14 डेज का टाइम देते हैं तो इसे कहते हैं पैरेलल फॉर्म डिलेड, ठीक है, 14 डेज के टाइम देने की वजह से। तो ये हो गया पैरेलल फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, मतलब कि इसमें फॉर्म्स होंगे तभी हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्कोरर रिलायबिलिटी तीसरा है टेम्पोरल रिलायबिलिटी के अंतर्गत। स्कोरर रिलायबिलिटी तब हम यूज करते हैं जब हमारा जो टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव ना हो के सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट रहा हो हमारा, और जिसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको क्या स्कोरिंग दी जाएगी, इसका जो पूरा जिम्मेदारी होती है वो जजेस की होती है। जजेस एक स्पेसिफिक टेस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए स्कोरिंग करते हैं और स्कोरिंग दे देते हैं। तो बेसिकली स्कोर रिलायबिलिटी जजेस देते हैं कि भाई दो हमें प्रोजेक्टिव टेस्ट पे उन्होंने अपनी स्कोरिंग दी, भाई रिशार्ट टेस्ट कराया, उस पे जो भी रिस्पॉन्सेज आए उस पे जजेस ने स्कोरिंग की, तो हमें दो जजेस की दो स्कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दो जजेस हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक ये जज है एक ये जज है, हमने रिशार्ट टेस्ट कराया किसी पेशेंट पे, इन दोनों को ही उसकी कॉपीज दे दी, तो एक इस जज ने स्कोर किया स्पेसिफिक टेस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, क्योंकि भाई हमारे पास बैक सिस्टम भी है, लर्नर सिस्टम भी है रोशाक के रिस्पॉन्सेज को स्कोर करने का, तो हमें दो स्कोर्स मिल जाएंगे, फिर इनके बीच में हम कोरिलेशन आर यानी कि कोरिलेशन को इंडिकेट करता है, कोरिलेशन निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे कितनी स्कोर रिलायबिलिटी पाई जा रही है इसके अंतर्गत।
नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड मैंने आपको बताया ही कि जब हम टेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं कितनी कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, ठीक है, उसका एक सेट दूसरे सेट के इक्वल है, दूसरा सेट तीसरे सेट के इक्वल है, तीसरा सेट चौथे सेट के इक्वल है कि नहीं है, तब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड का यूज करते हैं। इसमें मेन चीज ये होती है कि इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, यानी कि सेम टेट को ही मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। होमोजेनस टेस्ट होने की वजह से भी इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि सेम टेट को या सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का इसमें क्या होता है कि दोष जो होता है वो दूर हो जाता है, कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी में हमें टाइम की थोड़ी जो होती है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइम बीतने के बाद ही से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पर इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में क्या होता है कि हम तुरंत ही एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो हमारी टाइम की बचत हो जाती है। तो इसमें चार तरह की मेथड आते हैं: स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, रूलन एंड फ्लैगनेट, कूडर रिचर्डसन एंड क्रॉनबेक अल्फा। अब ये क्या होते हैं? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कल आप लोगों ने किया था, तो आप लोग को समझ में आ भी गया था कि क्या है। कि हमने एक टेस्ट लिया, जैसे कि हमने सिन्हा एंजाइटी स्केल्स हम लोग लिया था, सिन्हा एंजाइटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हम लोग लिया था, उसमें 90 आइटम्स थे। तो 90 आइटम्स को हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड कर दिया 45-45 में, ठीक है। अब ये 45-45 भी कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने? हम लोग दो तीन तरीके अपना सकते हैं इसको डिवाइड करने के, कि हम या तो ऑड आइटम्स को एक तरफ कर ले और इवन आइटम्स को एक तरफ कर ले, ठीक है, या तो फर्स्ट 45 कर ले या लास्ट 45 आइटम्स कर ले। पर हम लोगों ने क्या मेथड अपनाया? ऑड इवन को लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड वे है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को चेक करने की के तहत चीजों को चेक करने का। तो हम लोगों ने क्या किया था? ऑड आइटम्स ले लिए, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक तरफ रख लिए इस तरह के आइटम्स, और ऑड आइटम्स 2, 4, 6 आइटम्स को एक तरफ रख लिए। फिर देखा कि सिन्हा एंजाइटी टेस्ट में लोगों का क्या स्कोर आ रहा है। तो हमें दो तरह के स्कोर्स मिल जाएंगे, यानी कि ऑड आइटम्स पे एक स्कोर, इवन आइटम्स पे एक स्कोर। फिर हम देखेंगे इनके बीच में फॉर्मूला लगा के, कोरिलेशन लगा के, यानी कि स्पीयर ब्राउन फॉर्मूला लगा के, कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिलायबल है कि नहीं है। यही आप लोगों ने किया था ना कि 2 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, ये फॉर्मूला लगाया था और चेक कर लिया था कि रिलायबिलिटी कितनी आ रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ का मतलब ही है कि आपने टेस्ट को दो बराबर भागों में बांट दिया। रूलन एंड फ्लैगनेट फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं घुस के पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग का बीए लेवल है, तो आपको बस पता होना चाहिए कोई भी मेथड या जो टेस्ट है या रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी मेथड है, वो कहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है, उसकी क्या मेन मेन क्वालिटीज हैं। रूलन एंड फ्लैगनेट जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं टेस्ट को किसी स्पेसिफिक मेथड के थ्रू। जैसे हमने अगर इवन इस पार्ट में और ऑड पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें दो तरह के स्कोर्स मिल रहे हैं, यहाँ तक बिल्कुल वैसा ही है स्प्लिट हाफ जैसा। फिर हम क्या करेंगे, दो स्कोर्स मिल गए, फिर हम इवन स्कोर में से ऑड स्कोर को माइनस कर देंगे, तो हमें एरर वेरिएंस मिल जाएगा। एरर वेरिएंस मिलने के बाद जो नीचे फॉर्मूला दिया गया, उस फॉर्मूला में हम चीजों को, जो अपने नंबर है उसको रख देंगे और हमारा रिलायबिलिटी निकल आएगा। कूडर रिचर्डसन में क्या होता है? कूडर रिचर्डसन में भी जितने भी आइटम्स होने चाहिए, पहले तो रिचर्डसन ने ही बनाया था, इससे नाम समझ में आ रहा है, कूडर रिचर्डसन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सभी आइटम्स होमोजेनस है, ठीक है। स्कोरिंग हम +1 या 0 में कर रहे थे, ठीक है। और जो भी आइटम्स होंगे, इसमें जो आइटम्स का डिफिकल्टी लेवल होगा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, ये पावर टेस्ट होना चाहिए, ना कि स्पीड टेस्ट, तभी हम कूडर जर्सन को लगा सकते हैं। और इसके बाद हम KR20 या KR21, दो फॉर्मूले हैं कूडर रिचर्डसन के, KR20, KR21। KR21 बेसिकली आर रिवाइज फॉर्म ऑफ KR20 का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कूडर रिचर्डसन लगा सकते हैं अगर स्कोरिंग 1 और 0 में की जा रही है, आइटम्स होमोजेनस है, डिफिकल्टी लेवल इक्वल है, ज्यादा नहीं है, पावर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट नहीं है, तो हम कूडर रिचर्डसन लगाएंगे। उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, KR20, KR21, दो तरह के फॉर्मूले हैं इसके। क्रॉनबेक अल्फा लास्ट है। क्रॉनबेक अल्फा को हम कोफिशिएंट अल्फा भी कहते हैं, क्रॉनबेक ने ही इसे प्रपोज किया था। अगर हम आइटम को पूरे स्टेटसन में क्या है, हम आइटम को राइट रॉन्ग में और +1 और 0 की स्कोरिंग होने पे ही क्या कर रहे हैं,
पूरे रिचर्डसन लगा रहे हैं। पर इसमें अगर हम एमसीक्यू में हैं, अगर हमारे आइटम एमसीक्यू फॉर्म में है, मल्टीपल चॉइस में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉनबेक अल्फा लगा लेंगे। ठीक है। और आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, पूरे रिचर्डसन हम कब लगा रहे हैं, जब हमारा डिफिकल्टी लेवल इक्वल है। ठीक है, आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू का जो पीडीएफ है मैं अभी शेयर करूंगी टेलीग्राम पे आप लोग के ग्रुप पे, वो आप लोग वहां से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो कॉन्वेक अल्फा हम कब लगा रहे हैं, जब हमारे जो आइटम होंगे उनका जो नेचर है एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो हम कॉन्वेक अल्फा लगा लेंगे। ठीक है, और इसका नीचे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड कब लगाया जा रहा है, और स्पेसिफिकली स्प्लिट हाफ तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि इसके बेस पे आपका प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिलायबिलिटी चैप्टर की रिलायबिलिटी होती क्या है। अब हमने तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट रिटेस्ट पढ़ा, जिसमें हम टेस्ट करने के बाद दोबारा से टेस्ट करते हैं। पैरेलल फॉर्म पढ़ा, जिसमें दो फॉर्म होते हैं, पहले एक फॉर्म एडमिनिस्टर करते हैं, फिर दूसरा फॉर्म एडमिनिस्टर करते हैं। तुरंत एडमिनिस्टर कर लेंगे तो पैरेलल फॉर्म इमीडिएट कहलाएगा, थोड़ी देर बाद यानी 14 डेज के टाइम इंटरवल में करेंगे तो पैरेलल फॉर्म डिलेट कहलाएगा। स्कोरर रिलायबिलिटी में जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कोरर यानी कि जजेस की होती है, स्कोरिंग देने की। फिर हमें 2 स्कोर्स मिल जाते हैं उन जजेस के, और हम देखते हैं कितना कोरिलेशन पाया जा रहा है इसके बीच में। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में भी हमारे 4 हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ में आपने पढ़ लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रूलन एंड फ्लैगनेन हम रिलायबिलिटी, रूलन एंड फ्लैगनेन में आपने देखा कि इवन इवन जो स्कोर है उसमें से आउट स्कोर घटा लेते हैं तो एरर वेरिएंस मिल जाएगा। कूडर रिचर्डसन में आपको पता है होमोजेनस आइटम होने चाहिए, 1 और 0 के फॉर्म में स्कोरिंग होनी चाहिए, जो आइटम्स हैं डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा नहीं होना चाहिए, पावर टेस्ट होना चाहिए ना कि स्पीड टेस्ट, तभी आप कूडर रिचर्डसन लगाओगे। कूडर रिचर्डसन की जो फॉर्मूले हैं KR20 KR21 दो तरह के फॉर्मूले हैं। कॉन्वेक अल्फा आप कब लगाओगे, जब आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, तभी आप कॉन्वेक अल्फा लगा सकते हो। तो ये सब जो है आपका, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है इस बार एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, थैंक यू बच्चों, होपफुली आपको अब समझ में आया होगा कि क्या होती है रिलायबिलिटी, क्या इसके टाइप्स हैं, और कौन सा मेथड कब हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।